अगर किसी का फ्लैट फुट है तो क्या उसे चलने में दिक्कत होगी? अगर वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है तो नहीं होगी। हुसैन बोल्ट, द फास्टेस्ट रनर, ही हैज अ फ्लैट he फुट। has flat foot. Michael Jordan, if you know, हाँ, famous basketball player, जिनके लिए जूते बने। he has flat foot. जब किसी का फ्लैट फुट होता है तो क्या ये बोन इन्फ्लेमेटेड होकर सूज जाती है, यहाँ एक्स्ट्रा मसल डिपॉजिट हो जाती है, या ये हड्डी बढ़ जाती है? ये कहना कि फ्लैट सोल वाले शूज पहनने से होता है, ऐसा नहीं है। पहले तो लोग शूज पहनते भी नहीं थे। अगर हम एंशिएंट ज़माने की बात करें, जिसको फ्लैट फुट है उसको हम एड़ी उठाकर यानी कि टोज पे खड़ा होने के बोलेंगे, ठीक है। अगर वो टोज पे खड़ा होगा तो उसकी अच्छी आर्च वापस आ जाती है, दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। अगर वो टो पे खड़ा हुआ और फिर भी आर्च नहीं आई है तो देन दैट इज रिजिड फ्लैट फुट। अगर फ्लैट फुट हो तो घर पे वो क्या चीजें की जा सकती हैं कि जिससे वो ट्रीट हो पाए? भारत में करीब 30 से 35% ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर का नॉर्मल आर्च गायब होता है, यानी कि आप कहेंगे कि उनका पैर चपटा होता है। मगर इस बात पर सबका ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाता, क्योंकि उसका एक कारण तो यह है कि अब हमारे पैर अक्सर जूतों में या चप्पलों में जकड़े रहते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान अक्सर तब जाता है जब पैरों में दर्द की समस्या आने लगती है, घुटनों में दर्द की समस्या आने लगती है, अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, पैर सूजने लगते हैं या टेढ़े होने लगते हैं। तो सवाल यही था कि फ्लैट फुट दरअसल क्या है और क्या इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज का एपिसोड इसी पर है हेलो डॉक्टर का, जिसमें हम समझेंगे कि फ्लैट फुट क्या है, इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्या ये बीमारी है या सिर्फ ये डिफॉर्मिटी है जिसको करेक्शन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, कितने तरह के फ्लैट फुट होते हैं। और इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सोमेश विरमानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पहला सवाल जो है बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपने, जैसा हम रिकॉर्डिंग से पहले बात भी कर रहे थे, कि आप एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आपका काम मेजरली भी ये बच्चों के साथ डील करना। तो अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को समझाएं कि ये फ्लैट फुट क्या है तो किस तरह से समझाते हैं आप? जैसे अब हम बात कर ही रहे थे कि मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं बच्चों की एक्सक्लूसिवली बच्चों की बोन एंड जॉइंट्स को ही देखता हूँ। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फ्लैट फुट, जो पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं बच्चों को। उनको ऐसे ही समझाना पड़ता है। सिंपल देखो, आप एक बात अच्छे से समझो। नॉर्मली हमारा जो फुट है, अगर आप फुट को अंदर से देखेंगे तो उसका एक बीच वाला पोर्शन ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर को उठा होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट वी कॉल आर्च या मीडियल आर्च। तो वो नॉर्मली होती है, सब में ही होती है। बट उसकी हाइट, जैसे हम सबकी हाइट अलग है, आपकी और मेरी हाइट अलग है, उनकी हाइट अलग है। तो जब सबकी हाइट अलग है तो सिमिलरली आर्च की हाइट भी सेम नहीं होती है। तो अगर एक लिमिट में नॉर्मल में है तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आर्च की हाइट नहीं है या आर्च है ही नहीं, वो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा भी पैर का ज़मीन को टच कर रहा है, तो हम उसको फ्लैट फुट बोल देते हैं। ओके, तो फ्लैट फुट की सिंपल डेफिनेशन है लॉस ऑफ मीडियल आर्च, ठीक है। और दिखने लगता है, डिफॉर्मिटी दिखाई देती है, तो पेरेंट्स लेकर आते हैं मेरे पास। ओके, तो अच्छा, एक सवाल ये भी था कि कुछ बीमारी तो खैर कहना ऐसे जो है सही नहीं, मैं मानता भी, जब जान लेंगे समझ लेंगे तो शायद कह पाएँ। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या ऐसा होता है कि कॉन्जेनिटल है, यानी जन्म से देखने को मिलती है कई बार, या फिर ये डेवलप होती है लाइफस्टाइल के थ्रू? देखिए, फ्लैट फुट कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, बट उससे पहले एक बात आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर पेरेंट को भी समझाता हूँ, कि जो आर्च हम जिसकी बात कर रहे थे, वो आर्च नॉर्मली जाकर डेवलप होती है 5 साल की एज तक। ओके, 5 साल से पहले आर्च होती नहीं है। तो एक फेमस पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन लिन स्टाइली, उनका कहना यह है कि फ्लैट फुट इज़ नॉर्मल इन इन्फेंट्स, यानी कि 1-1.5 साल तक के बच्चे में और नॉर्मल है, सबकी होती नहीं है आर्च। तो इससे पहले अगर मेरे पास कोई पेरेंट्स लेके आते हैं, आई डोंट वांट टू लेबल इट एज फ्लैट फुट, मैं उसको नाम देना ही नहीं चाहता फ्लैट फुट का, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल फॉर दैट एज। देन ही फर्दर गोज ऑन टू से दैट फ्लैट फुट इज़ नॉर्मल इन इन्फेंट्स, कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कॉमन है, एंड नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज इन मैनी अडल्ट्स। ओके, तो हर फ्लैट फुट प्रॉब्लमेटिक में नहीं है। आर्च जो आएगी वो आएगी 4-5 साल की एज तक, तो 4-5 साल से पहले उसको लेबल करना भी गलत है। हाँ, उसके बाद भी अगर आर्च नहीं आई है तो हम उसको फ्लैट फुट लेबल कर सकते हैं। बट फिर फ्लैट फुट 3 तरह का हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। हम जो फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं, फ्लैट फुट एक तो होता है कॉमन, जिसको हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलेंगे, कि जैसे बच्चा या एडल्ट, चलो हम बैठे हैं, ठीक है, तो तब अच्छी आर्च है, या बेड पर हैं तो देयर इज़ अ गुड आर्च, लेकिन जैसे खड़े हुए आर्च ड्रॉप कर जाएगी, तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। जब बच्चा चल रहा होगा तो ऐसा लगेगा आर्च है ही नहीं, लेकिन जैसे वो बेड पे आया, बैठा, ऑफ द वेट हुआ, तो अच्छी आर्च है, उसको हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट बोलेंगे। एक दूसरा एंड पे होता है रिजिड फ्लैट फुट।
रिजिड फ्लैट फुट वो है कि वो हमेशा ही फ्लैट रहता है, बच्चा बैठा हो या खड़ा हो, दैट विल बी ऑलवेज अ फ्लैट। उनमें यूजली कहीं ना कोई एक्स्ट्रा बोन होती है या कुछ बोनी मालफॉर्मेशन होती है। इन दोनों के बीच में एक और वैरायटी होती है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट विद टाइट मसल, जिसमें पीछे की एड़ी की मसल टीए बोलते हैं वो टाइट होती है। तो ये 3 वैराइटीज़ हैं। और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स में प्रॉब्लम नहीं करता, वो पूरी उम्र एडल्ट्स तक में निकाल देते हैं। आप कई एडल्ट्स को ऐसे जानते हो जो पूरी उम्र निकाल देते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फ्लैट फुट एंड मोस्ट ऑफ देम विल हैव फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। ओके, हाँ, कुछ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिवियर होते हैं, जैसे हाइपरलेक्सिटी। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जॉइंट पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे एल्बो काफ़ी पीछे जा रही है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, उनका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मुझे इसमें समझ में आता है कि मान लेते हैं हमारा ये पैर है ना, और इसमें अगर ये आर्च है जो कि आप समझा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल पैर है और ये फ्लैट फुट है। अब मेरा पूछना सवाल ये है कि यानी कि ये जो बोन है, यहाँ जो बोन है, जब किसी का फ्लैट फुट होता है तो क्या ये बोन इन्फ्लेमेटेड होकर सूज जाती है, यहाँ एक्स्ट्रा मसल डिपॉजिट हो जाती है, या ये हड्डी बढ़ जाती है? तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हाँ, सो अगर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है तो वो तो सिर्फ फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, लेकिन जब वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट या फिर रिजिड फ्लैट फुट वाला बच्चा भी लगातार चलता रहता है, अब जिसने ऐसे रहना था वो हमेशा धरती से कांटेक्ट में है, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स ऐसा हो सकता है कि वो अंदर वाले हिस्से पे वहाँ पे सोजिश आ जाए, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलेंगे, जो आप कह रहे थे, या वहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो जाए, तो उन बच्चों को या उन टीनेजर्स को फिर पेन होने लगता है। तो वो एक सिम्टम हो सकता है जब बच्चे प्रेजेंट करते हैं विद दैट पेन। पहले 10-15 साल, 10-12 साल निकलेगा कुछ, लेकिन 10-12 के आसपास कई बार रेगुलरली उस पर जब वेट नहीं आना था बाहर है, तो उनको कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो क्या दिक्कत ये भी कही जा सकती है कि क्योंकि देखिए, जितना मुझे समझ में आता है, चाहे आपके मैं जूते देखूं या अपने चप्पलें देखूं, तो ये फ्लैट हैं जनरली, और हमारे यहाँ ये रिवाज क्या हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि फ्लैट फुट्स वाले जूते पहनने हैं। तो क्या ऐसा है क्योंकि हम फ्लैट सोल्स पहन रहे हैं तो हमारे पैर में जो है पैरों को आदत हो जाती है? क्या वो भी एक कारण हो सकता है फ्लैट फुट होने का? ऑल आई एम आस्किंग दिस। नहीं, उसको नहीं कहेंगे, बिकॉज आर्च हमारी एक तो बोन की शेप, जो हमारे बोन के फुट की शेप है उससे रहती है, दूसरा नीचे एक प्लांटर आर्च होती है, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं कुछ, जो आर्च को मेंटेन रखती है। ओके, तो इन तीनों में से कुछ डेफिशिएंसी हो, या जैसे मैं हाइपरलेक्सिटी कह रहा था, तो उसकी वजह से होती है। हाँ, ये कहना कि फ्लैट सोल वाले शूज़ पहनने से होता है, ऐसा नहीं है। पहले तो लोग शूज़ पहनते भी नहीं थे, अगर हम एंशियंट ज़माने की बात करें। रादर एंशियंट छोड़िए, अभी भी काफ़ी ऐसे प्रोपोनेंट्स हैं जो बेयर फुट वॉकिंग को प्रमोट करते हैं, और उसके फ़ायदे अपने हैं भी से बेयर फुट वॉकिंग के। सो इट्स नॉट राइट टू से कि हाँ हमारे चप्पल से या फिर उसकी वजह से फ्लैट फुट हो रहा है। और वजह जो मैंने आपको पहले बताई, या कई बार ओबेसिटी, वो सब चीज़ें हैं, बट फ्लैट चप्पल डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू। उनमें चलेंगे, इनके कारणों में चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो है मेरा सवाल वो ये है कि जो एक बड़ा सवाल भी है कि फ्लैट फुट को 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो है डिसीज़ और एक है डिफॉर्मिटी, और या तीसरी चीज़ है जस्ट अ कंडीशन। तो आप फ्लैट फुट को इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? हाँ, सो जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के फ्लैट फुट हैं, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट विद टाइट टी, और रिजिड। तो रिजिड फ्लैट फुट को मोस्ट ऑफ द केसेस हम बीमारी में रखेंगे, बिकॉज उनमें सिम्टम आते हैं। मोस्ट ऑफ देम विल हैव सम पेन, जैसे ही वो टीनेजर के आसपास पहुंचते हैं उनमें पेन होने लगती है। जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो उसको हम बीमारी नहीं कहना चाहेंगे मोस्ट ऑफ देम। हाँ, अगर बहुत सिवियर ज़्यादा टेढ़ापन है जिसमें कि एड़ी भी बाहर जा रही है, उनमें प्रॉब्लम आती है, बट मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट इज़ प्रॉब्ली जस्ट अ कंडीशन या जस्ट अ डिफॉर्मिटी, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं आती है। और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट टाइट टी है जो बीच में था, वो उन दोनों के बीच में है, उसमें प्रॉब्ली 50-60% में पेन हो जाता है आगे जाके, तो उनको हमें थोड़ी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर हम फ्लैट फुट की बात करें, मान लेते हैं किसी को फ्लैट फुट है, और ये मैं तीनों की कंडीशन में रख के बताऊंगा आपको। पहले मान लेते हैं हम एक बच्चा है जो कि 10-12 साल का है, जिसके पैर में उसको मालूम पड़ा है कि हाल में दर्द बहुत है और उसको फ्लैट फुट है। तो क्या ये कहना जो है ठीक रहेगा कि इस फ्लैट फुट के कारण ये दर्द जो है ये पैरों में ही रहेगा, या फिर ये और भी कोई दिक्कत कर सकता है, घुटनों तक, रीढ़ तक, है ना, या इवन नेक तक, क्योंकि वो सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में? तो क्या ये दिक्कतें भी आगे पेश आ सकती हैं? सो जो 10-12 साल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो 10-12 साल पे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पहले उसका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट रहा होगा, और 10-12 साल पे जब मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा बोन होती है, तो एक्स्ट्रा बोन ऑसिफाई हो जाती है, पूरी रिजिड होने लगती है, तो वो रिजिड में कन्वर्ट होता है। तो एट दैट एज तो प्रॉब्ली उसको सिर्फ फुट में पेन है, और फुट की पेन के साथ ही आया है। उसके अलावा ये
सिम्टम कई बार हो सकते हैं कि चलने में जल्दी थक जाता है, बट इन द लॉन्ग रन जब वो अडल्टहुड में जाएगा, बिकॉज अब मैल अलाइनमेंट है, पूरा फुट बाहर को जा रहा है, एडी बाहर को जा रही है, तो इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मैल अलाइनमेंट होगी तो फिर वो नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर, बिकॉज जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला रिलेटेड है ना, ऐसा तो नहीं कि फुट अलग काम कर रहे हैं, फुट का नी से, नी का हिप से, पेल्विस से, देन स्पाइन, तो ये रिलेटेड है। तो उन लॉन्ग सिक्युले, जब लॉन्ग टर्म सिक्युले बोलेंगे तो फिर जाके ऐसी दिक्कत आगे हिप में और स्पाइन में भी आ सकती है। देखिए आप तो क्योंकि आपकी इतना एक्सपीरियंस और आपने इतने केसेस देखे हैं, हर किसी ने इतने पैर नहीं देखे लोगों के, है ना। तो जैसे अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसने अपना ही पैर देखा है सिर्फ, उसको लगता है कि यही नॉर्मल होता है। तो अक्सर जो भी हमारे देखने वाले हैं, अगर वो ये पहचानना चाहें कि भाई हमारा पैर जो है ये दरअसल एक फ्लैट फुट है, या फ्लैट फुट में भी ये रिजिड फ्लैट फुट है, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, तो कैसे पहचाना जाए, क्या तरीका है? सो देखिए, सबसे पहला सिम्टम, हमें शेप को बहुत ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा ख़राब शेप है तो बहुत ज़्यादा शेप को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला सिम्टम देखने में तो दिखाई देगा कि हाँ फुट आर्च की ड्रॉप कर रही है, तो एक वो सिम्टम होता है जिससे पेरेंट्स मेरे पास छोटे बच्चों को लेके आते हैं। जब बड़े होते हैं कई बार तो पैर बाहर को जाने लगता है, तो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपके पैर की शेप आपको लग रहा है कि इन एडिशन टू बीइंग फ्लैट बाहर को भी जा रही है या एडी बाहर को जा रही है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज कि अगर उसमें एक कर्व आ रहा है, एडी जैसे एडी हमारी नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट होती है, अगर फ्लैट फुट प्रॉब्लमेटिक हो तो एडी बाहर को, हील पीछे से अगर हम देखें हील बाहर को जाने लगती है, सो दे दोज पेशेंट इन द लॉन्ग रन कैन हैव प्रॉब्लम। और उसके अलावा जो अगर पेशेंट बच्चा पर्टिकुलरली अगर ये कंप्लेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी उसको थोड़ा चलने के बाद फुट में पेन होने लगता है और वो भी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, तो दोज आर लिटिल वरीसम सिम्टम्स। उस केस में आपको डेफिनेटली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन की राय इस केस में ज़रूर लेनी चाहिए। ओके तो अब इससे लेके चलते हैं थोड़ा। देखिए बचपन में अगर हम मेल या फीमेल कहें तो बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग नहीं है, मसल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग नहीं है, लगभग एक ही है। तो ये मान के चल रहा हूँ उसके लिए जवाब सेम रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं पोस्ट प्यूबर्टी जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मसल का डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी में काफ़ी अलग है ना। लड़कों में जो है अपर बॉडी में ज़्यादा है और लड़कियों में जो है एक तरह से कहें तो लोअर बॉडी या पेल्विक रीजन में मसल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो अगर मान लेते हैं दोनों केसेस में फ्लैट फुट है, तो दोनों केसेस में क्या वो सेम तरह का फ्लैट फुट रहेगा, सेम तरह की दिक्कतें आएंगी, या फिर क्या सेम तरह का फ्लैट फुट भी हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत आ सकती है दोनों अलग अलग केसेस में? देखो, फैट डिस्ट्रीब्यूशन का उस पर बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, वही जो मैंने पहले बताया था, किस तरह का फ्लैट फुट है उस पर होगा, और बॉडी का ओवरऑल वेट कितना है, बिकॉज फुट हमारा फाउंडेशन है। ओके, फुट हमारे दो काम करता है। एक काम तो है कि बॉडी का वेट बियर करना, हम खड़े हैं। दूसरा, फुट एक स्प्रिंग आर्च का काम करता है, हमें पुश ऑफ देता है। जब हम चल रहे हैं हमारी एडी स्ट्राइक करती है और पुश ऑफ प्रोवाइड करता है। तो अगर आर्च नहीं है, हमारी आर्च अच्छी नहीं, तो पुश ऑफ अफेक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से चलने की एफिशिएंसी घटती है या पेन घटता है। तो अगर वेट ज़्यादा होगा तो ये और फर्दर एग्रेवेट हो जाएगा, उसमें 1 और 1 11 जैसी बात हो जाएगी कि फुट तो प्रॉब्लमेटिक था ही और वेट भी ज़्यादा हो गया, तो वो इफेक्ट करेगा। बट हाँ, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कि वो अगर हमारा अपर बॉडी में है या लोअर बॉडी में, दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। यानी कि इसमें जेंडर का बहुत फर्क नहीं? जेंडर का बहुत फर्क। ओके, आपने कही चलने वाली बात, तो ये भी एक सवाल लोग पूछते हैं अक्सर कि अगर किसी का फ्लैट फुट है तो क्या उसे चलने में दिक्कत होगी? अगर वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है तो नहीं होगी। मोस्ट ऑफ देम, हम यूनिवर्सल तो कभी भी नहीं कह सकते। अगर वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है और बहुत सिवियर फ्लेक्सिबल नहीं, बहुत सिवियर डिफॉर्मिटी नहीं है, तो दे डू वेल, पूरी उम्र निकाल देते हैं। अगर आपको पता हो, देयर आर एथलीट ऑल्सो, अगर मैं नाम लूंगा, हुसैन बोल्ट, द फास्टेस्ट रनर, ही हैज अ फ्लैट फुट। ही हैज फ्लैट फुट। माइकल जॉर्डन, इफ यू नो, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, जिनके लिए जूते बने, ही हैज फ्लैट फुट। Was this a reason? Okay, I want to थोड़ा इसके आसपास घूमना चाहिए। माइकल जॉर्डन, उनके लिए जूते बने, बास्केटबॉल प्लेयर, वो जूते अलग ही तरह के थे क्योंकि उनके नॉर्मल जूते तो शायद पैर का इशू था, अलग उनके पैर थे। तो वॉज दिस अ रीजन कि फ्लैट फुट के कारण उनके अलग जूते बने थे? सो आई डोंट नो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल कि क्यों अलग बनाए गए। मे बी अ रीजन, एंड मोर ओवर बीइंग अ सच ए हाई लेवल एथलीट, ही नीड्स कस्टमाइजेशन फॉर ईच एंड एवरी नीड, एंड दे हैव टू बी वेरी एफिशिएंट। तो प्रॉब्ली उसके चलते रहा होगा। बट हाँ, जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था उसको मैं पूरा कर दूं, तो अगर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। मोस्ट ऑफ देम विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर वो रिजिड में कन्वर्ट हो गया, जो 12-13 के एज के जाके होता है, तो उनमें हाँ मैं मानता हूँ कि उनको पेन भी होता है, फिर उनको ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है, और कई बार इवन सर्जरी से हमें उसको करेक्ट भी करना पड़ता है, जो कॉमनली मैं करता हूँ। सर बार बार बात आ रही है इन दोनों की, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और रिजिड फ्लैट फुट। तो अब मेरा एक ये सवाल इस पर बनता ही है कि मान लीजिए 10-12 साल का बच्चा है, उसको फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की प्रॉब्लम जो है समझ में आ गई है,
अब क्या वो किस तरह से, उसके पास कितना वक्त है कि भाई ये आप इतने वक्त में इलाज करा लीजिए, नहीं तो आपका ये चांसेस है कि रिजिड फ्लैट फुट में दिक्कत आ जाए, फिर आपको, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता एज यू सेड, है ना? तो वो कितना टाइम बीइंग है, कैसे ख्याल रखा जाए? किसी को हो गया फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है ऑलरेडी तो सो अगर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है और साथ में उसकी मसल्स भी टाइट है, तो हम उसको थेरेपी, एक्सरसाइजेज और कई बार एक स्पेशल एक ऑर्थोसिस होता है जिसको हम यूसीबीएल बोलते हैं, वो हम उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं जैसे ही बच्चा आता है। यूसीपीएल का फुल फॉर्म क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बायोमैकेनिकल लेबोरेटरीज। वो बच्चे के फुट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। वो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, हील बाहर जा रही है तो वो हील को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। तो अगर आपने हील को होल्ड कर लिया तो फुट अपना पूरा पोजीशन पे रहता है। दैट इज अपैरेटस जो कि पहना जाता होगा। हाँ, वो पूरा शू के अंदर चला जाता है, बाहर से कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो वो कुछ पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होता है। अब आपने पूछा था कि कितना टाइम है। सो इस पे मैं नहीं चाहूँगा कि पेरेंट्स डिसीजन लें, बिकॉज नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजन। अगर बच्चे को सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेन भी हो सकती है, लेथार्जीनेस भी हो सकती है, तो टेक एक्सपर्ट कंसल्ट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेट देम डिसाइड कि क्या चाहिए। और अगर आप एज ए एक्सपर्ट मेरे से पूछते हैं, सो अगर बच्चे को पेन नहीं है तो वी डोंट वांट टू ट्रीट दैट। हाँ, अगर बच्चे को पेन है तो देन वी हैव टू डेफिनेटली ट्रीट दैट। वी डोंट वांट कि उसकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हों, स्पोर्ट्स ना खेल पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चे, दे शुड रिमेन एक्टिव। ऐसा ना हो कि लैक ऑफ एक्टिविटी से ओबेसिटी और दूसरी प्रॉब्लम में फंसे। तो अगर वो है, दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड, विच मे बी बाय जस्ट थेरेपी, विच मे बी बाय सर्जरी, विच आई सेड कि रिजिड में हमें कई बार चाहिए होती है। तो देखिए, मेरे साथ तो अक्सर होता है, अगर मैं कोई फिल्म देखता हूँ, उस फिल्म में अगर खाने की बात हो रही है तो मुझे भूख लगती है। तो अगर कोई जो हमारी ऑडियंस है वो ये एपिसोड देख रही है और वो अपने पैर देखे और उन्हें रियलाइज़ हो कि अरे ये तो फ्लैट फुट है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतने वक्त से, और तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी? या यू वुड से कि यार कोई बात नहीं, अगर आपका फ्लैट फुट है भी लेकिन आपको कोई चलने फिरने प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है, तो आप इग्नोर कीजिए उसे। अगर बच्चे को बच्चों की, मैं क्योंकि मैं पीडियाट्रिक और समझ बार बार बच्चा ही मुंह से निकलता है, सो अगर उसको पेन नहीं है तो हम वी कैन से कि हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, और डिफॉर्मिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर पेन है तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए। और फिर आपने मेरे से पहले पूछा तो आपको मैं बता दूं, अगर वो उसको, जिसको फ्लैट फुट है, उसको हम एड़ी उठा के, यानी कि टोज पे खड़ा होने के बोलेंगे, ठीक है। अगर वो टोज पे खड़ा होगा तो उसकी अच्छी आर्च वापस आ जाती है, दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। अगर वो टो पे खड़ा हुआ और फिर भी आर्च नहीं आई है तो देन दैट इज़ रिजिड फ्लैट फुट। ओके, समझ रहे हैं आप? तो उनमें तो डेफिनेटली यू नीड अ कंसल्टेशन। और बाकी आपके सिम्टम्स, अगर ऐसा आप कह रहे हैं आपको पेन है या लेथार्जी, देन कंसल्ट है ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके, तो फ्लेक्सिबल तो चलिए आप बता रहे हैं कि ट्रीटेबल है, क्योंकि अर्ली स्टेज एक तरह से कहें तो। बात करते हैं रिजिड वाले की, तो क्या ऐसे केस में आप फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं या फिर आप सर्जरी भी बताते हैं लोगों को? रिजिड फ्लैट फुट में हमें कई बार सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, बट हर केस में नहीं। और उसमें भी पहला ट्रीटमेंट हमारा कई बार एक सिंपल प्लास्टर देते हैं, वॉकिंग प्लास्टर हम बोलते हैं, बूट कास्ट बोलते हैं, 4 हफ्ते के लिए, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा बोन है तो वो ऑसिफाई हो जाती है। तो बेसिकली ऑसिफाई का मतलब? ऑसिफाई मीन्स वो पूरी रिजिड हो जाती है और उसकी मूवमेंट, जो थोड़ी मूवमेंट हो रही थी जिसकी वजह से पेन होता है, वो खत्म हो जाता है। और फिर डिफॉर्मिटी तो दिखती तो रहेगी, बट बच्चे का पेन खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारा मेन पर्पज़ ये है कि पेन खत्म करना है। हाँ, अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है या पेन परसिस्ट कर रहा है तो हमें उनमें सर्जरी चाहिए होती है। बट एज आई सेड अर्लियर, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑलवेज फिजियोथेरेपी, एंड अलॉन्ग विद दैट जो मैं ऑर्थोसिस की बात कर रहा था वो होता है हमारा। ओके, तो अब से अगर मैं 3 साल पहले अपने आसपास के दोस्तों को देखूं तो उनमें एक बड़ा क्रेज था, अब भी होगा, फौज में भर्ती का, है ना, एनडीए फौज, और वो अक्सर बड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते पाए जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे सुनने को मिलती है, तो उनके बीच में पता नहीं भ्रांति है सच है कि यार अगर तुम्हारा फ्लैट फुट है तो तुम्हारी फौज में भर्ती नहीं हो सकती। इसमें कितना सच है, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं? सो ऑल्दो मैं इसके लिए लीगली राइट पर्सन नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन आर्मी, बट हाँ, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक टाइम था जब हम भी ये देखते थे कि हाँ, फ्लैट फुट वाले पेशेंट्स ऐसे कहा जाता था कि नहीं, आर्मी में नहीं लिए जाएंगे, आर्म फोर्सेज में नहीं लिए जाएंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्ली देयर इज़ अ चेंज, एंड आई हैव सीन, जैसे मैंने आपको 2 फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल दिया। ओके, सो अब वो इतना हाई लेवल स्पोर्ट्स एंड दे आर सुप्रीम इन देयर रनिंग एंड बास्केटबॉल। तो अब जो
काफ़ी ऐसा नहीं है कि फ्लैट फुट को लिया ही नहीं जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और फ्लैट फुट लिया जाना भी चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़, अगेन वही बात आती है, फ्लेक्सिबल, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रादर कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि रनिंग में या फिर जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, उन स्पोर्ट्स में फ्लैट फुट यूज़फुल भी होता है, हेल्प भी करता है। Okay? वो मेरा अगला सवाल होने वाला था। हाँ, सो दैट्स लिटिल एस्टॉनिशिंग। सो अगर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है और बच्चे को पेन नहीं है, या अब बच्चा तो नहीं कहूँगा, इस पर्सन को, यंग पर्सन को पेन नहीं है, तो देयर इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आर्म फोर्सेस। ओके, तो अच्छा, क्या वज़न बढ़ने से, जो आपने कहा ओबेसिटी जो है वो वज़न बढ़ जाने से, क्या फ्लैट फुट की समस्या और बढ़ सकती है, या फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है ओबेसिटी के कारण? ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ओबेसिटी से डेवलप हो सकता है। वजह क्या है, मैंने आपको पहले बताई कि 2-3 वजहें होती हैं जिनमें होता है। लेकिन हाँ, अगर अब आप ये, इससे जैसे मैंने आपको बताया, फुट का काम है हमारे पूरे बॉडी के वेट को बियर करना। अब अगर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक है, एज एक है, फुट की शेप एक है, फुट का स्ट्रक्चर एक जैसा है, ऐसे दो लोग हैं जो मुश्किल है पाने, बट लेट अस हाइपोथेटिकली माने कि हम ऐसे दो लोग मिल गए, तो उनमें से एक है 60 किलो का और दूसरा 80 किलो का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसी पैर पे 80 किलो वजन आ रहा है, उसी केस पे 60 पैर पे 60 किलो आ रहा है। तो बट नेचुरल है कि उसके जो भी सिम्टम्स हैं फ्लैट फुट के, वो ज़्यादा होंगे, एग्रेवेट ज़्यादा होंगे, और मोर ओवर उसका जो प्रोग्रेशन है डिफॉर्मिटी का, जो आगे बढ़ना है विद एज, वो भी जल्दी होगा। तो फ्लैट फुट में ओबेसिटी कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि सिम्टम ज़्यादा आएंगे, जल्दी डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करेगी, इसलिए ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट इज़ नॉट गुड। ओके, बट हाँ, जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, नॉट इवन फ्लैट फुट, बाकी ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वेट कंट्रोल उनका होना चाहिए। अगर फ्लैट फुट हो तो घर पे वो क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि जिससे वो ट्रीट हो पाए? सो मैंने आपको बीच में बताया था कि मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो आर्च बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो बॉडी की हड्डी की फॉर्मेशन है वो तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, और दूसरा एक मैंने बताया था, एक टाइप होती है जिसमें पीछे की मसल टाइट है। तो हम दो चीज़ों पे, अगर बच्चे की या जो भी पेशेंट है उसकी दो चीज़ों पे काम करें। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, जो टेंडो एक्लिस टाइट मसल है उसको हम स्ट्रेच रखें, तो उसके लिए काफ स्ट्रेचेस जो बहुत कॉमन हम करते हैं, स्क्वाटिंग करें या फिर दीवार पे खड़े काफ स्ट्रेचेस करें, तो उससे उस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। दैट गोज़ अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग फ्लैट फुट पेशेंट्स। और एक दूसरा, जो मैं इंटेंसिक मसल्स की बात कर रहा था, इंटेंसिक मसल्स क्या होती है, पैर में बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं विच हेल्प इन मेंटेनिंग द आर्च ऑफ द फुट। जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आर्च अच्छी रहती है, तो उनको हम स्ट्रेंथन कर दें। तो स्ट्रेंथन करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे बच्चों को थोड़ा सा टो वॉक करने को बोले। अब जब वो टो वॉक करेगा, अगर हम भी सपोज टो वॉक करेंगे तो हमारे पैर में थोड़ी देर में दर्द होने लगता है। ओके, तो थोड़ा वो टो वॉक कर ले। ओके, तो उससे उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, दैट विल हेल्प टू मेंटेन द आर्च। उसके अलावा बच्चे को बेयर फुट वॉकिंग प्रमोट कर सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली दो जगहों पे। जैसे बीच पे सैंड होती है, अगर आप कभी बीच पे बेयर फुट चले हो तो थोड़ी देर के बाद आपके पैर में पेन होने लगता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो अब बीच तो हर जगह नहीं होती, हम नॉर्थ इंडिया में तो वहाँ तो नहीं है, तो वहाँ पर या तो आप घर पे सैंड रख लें, या इवन घास पे बच्चे को बेयर फुट चलना प्रमोट करें, तो वो इंटेंसिक मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, तो ये दो बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं। बाकी और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे बच्चे एक टॉवल या हैंकी नीचे रखा हो, बच्चे को बोलें कि वो अपने टोज़ की हेल्प से उसको उठाए, तो फिर वही इंट्रिंसिक मसल्स की एक्सरसाइज होगी। सो हम दो चीज़ों पे, तो इंट्रिंसिक मसल्स को जो मैंने तरीके बताए, इनसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो आर्च बनाने में हेल्प करेगा। और दूसरा, काफ की फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे को स्क्वाट करने को बोलें या काफ स्ट्रेचेस करने को बोलें, तो दैट विल हेल्प टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फुट। ओके, तो आखिरी एक दो सवाल, और उसमें से एक सवाल मेरा ये है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा है जिसका पूरे दिन काम ही खड़ा होने का है, जैसे कि कई लोग हैं जैसी मेहनत करते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स है जो पूरे दिन खड़े रहते हैं जस्ट टू इंश्योर कि ट्रैफिक ना हो वहाँ पे, या दुकानदार हैं, या फिर सेल्स पर्सनस हैं जो कि डोर टू डोर जो है डिलीवरीज करते हैं या फिर जाते हैं सामान बेचने। ऐसे लोगों को जिनका पैर बहुत इस्तेमाल हो रहा है, सबका होता है लेकिन उनका ज़्यादा हो रहा है कुछ, उनको फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है क्या? आर दे मोर प्रोन? सो कुछ स्टडीज़ ऐसी थी, ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें ऐसा थोड़ा सा एविडेंस मिला है कि दे आर मोर प्रॉन। बट उसमें भी फिर एडिटिव फैक्टर, जैसे हमने ओबेसिटी की बात की, अब ये जितने हम बात कर रहे हैं सारे प्रोफेशन, इन सब में ओबेसिटी का इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो देर इज़ सम एविडेंस टू सपोर्ट कि उनमें ऐसा हो सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपना कुछ एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज जो फुट की आर्च को या ओवरऑल बॉडी की मसल टोन को मेंटेन रखें, वो करते रहें, अलॉन्ग विद दैट वेट कंट्रोल रखें। ओके, मेरा आखिरी सवाल
कि आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास इतने सारे लोग फ्लैट फिट की समस्या लेकर आए होंगे, फ्लैट फुट की समस्या लेकर। तो जैसा कि आपने बताया कि जनरली तो अगर पेनफुल नहीं है तो इग्नोर किया जा सकता है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैनिक करते हुए आए हों आपके पास, या बहुत अजीब कारणों से आए हों, या बहुत मज़ेदार कारणों से आए हों। एक तो बहुत बड़ा पैनिक का रीज़न ये होता है, जो पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस, अगर पेरेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक हमारे देश में बहुत कॉमन है, हरियाणा में कुछ ऐसे स्टेट्स में एक लाइनेज है पूरी, सारी फैमिली आर्मी आर्मी में आर्मी है। तो एक तो ये बहुत कॉमन रीज़न होता है कि लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का फ्लैट है जी, इसको किसी भी तरह ठीक कर दो जी, आर्मी में जाना है, अंडरस्टैंड। सो ये एक बहुत कॉमन होता है। और क्योंकि हरियाणा में और अदरवाइज इवन यूपी में भी काफ़ी स्पोर्ट्स भी काफ़ी एक अब बहुत कैचअप कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कॉमनली पेरेंट्स आते हैं कि स्पोर्ट्स खेलना है, आगे इसको दिक्कत तो नहीं आएगी, which is quite valid reason कि we have to take care of that also. ओके, तो मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया फ्लैट फिट के बारे में, फ्लैट फुट के बारे में। आई होप आपको भी आया होगा, और अगर आपके कुछ और सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके सवाल इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो हम एक बार डॉक्टर साहब को फिर दावत दे सकते हैं, फिर परेशान करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. और अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, कुछ 2-3 बातें तो मुझे समझ में आती हैं कि फ्लैट फुट से घबराना जो है समस्या नहीं है, फ्लैट फुट से घबराना कोई तरीका भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका फ्लैट फुट है किस तरह का, अगर वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। और अगर आपको पेन नहीं है तो इससे शर्माने की बात नहीं है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर भी कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर्स से और एक्सपर्ट से आप डिस्कशन ज़रूर करें, जिससे कि आपका शको शुबा ख़त्म हो जाए, साथ में कोई पॉसिबिलिटी भी कि आपको बाद में कोई दिक्कत हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ लास्ट में ऐड करना चाहें तो? हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो नॉट ओनली फ्लैट फुट और बाकी सब, मैं बच्चों को देखता रहता हूँ और बच्चों को देख के मेरा तो पैशन है। सो बच्चों में ओबेसिटी, हम बीच में बात की वैसी, इंडिया, अगर आपको शायद पता है नहीं पता है, इंडिया इज़ होम टू सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओबेस चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा हमारे देश में, हमें लगता है कि हम तो माल नरिश्ड कंट्री हैं, पुअर कंट्री है, बट नो। सो अगर हम ओबेसिटी, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको कंट्रोल रखें, और सेकेंडली बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें स्पोर्ट्स में। अब तो फॉर्मल स्पोर्ट्स भी इंडिया में इज कैचिंग अप लाइक एनीथिंग, तो स्पोर्ट्स में एक्टिव रखें, तो प्रॉब्ली हम ये बहुत सारी फ्लैट फुट के अलावा और भी जो बहुत सारी बच्चों की डिजीज़ अब क्या आ रही हैं, उनको वी कैन मैनेज देम इन वेरी सिंपल वे। सो आई ऑलवेज, मेरे पास दिन में कम से कम 4-5 बच्चों को मैं मीठा बंद करने को, फिजिकली एक्टिव रहने को बोल देता हूँ। तो यहाँ एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, स्टे फिजिकली एक्टिव एंड अवॉइड जंक फूड। चलिए, बहुत अच्छी सलाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।